अभी के सेंस में जो रिवॉल्यूशन या क्रांति की मीनिंग ली जाती है, वो मीनिंग अरिस्टोटल नहीं ले रहा था। अभी जो क्रांति होती है उसका मीनिंग क्या है, तुम लोग बता सकते हो? जो मॉडर्न टाइम में जो अभी 19th सेंचुरी से लेके अभी तक जो रिवॉल्यूशन हुआ है, मेन 3-4 बताओ, या हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, हाँ, उसके बाद ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फिर 1917 में 1917 में रशिया में हुआ ना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो इन सब रिवॉल्यूशंस में क्या होता है, इसमें जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो पूरी तरह से बदल जाता है। क्रांति या रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी, सोसाइटी, सब कुछ में पूरी तरह से बदलाव है ना। और इसी तरीके से जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिस्टोटल कहाँ का थिंकर था, तो ग्रीक के एथेंस का थिंकर था। और ग्रीस में बहुत से सिटी स्टेट्स थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, उनमें आपस में क्या होती रहती थी, स्ट्रगल होता रहता था। और स्ट्रगल जो होता था उसमें ज्यादातर जो, जिसको वो लोग नाम देते थे रिवॉल्यूशन का, वो सिर्फ होता था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, जिसको हिंदी में कहा जाता है संवैधानिक परिवर्तन। तो अब ग्रीक सिटी स्टेट्स में रिवॉल्यूशन का क्या मीनिंग जनरली निकाला जा रहा था, तो जो संविधान में जो चेंज हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो हुआ, उसी को वो लोग रिवॉल्यूशन का नाम दे रहे थे। तो एरिस्टोटल ने भी जो रिवॉल्यूशन की बात की है, तो जो हम मॉडर्न सेंस में क्रांति का मतलब समझते हैं, कि आज क्रांति का मतलब क्या है, कहीं पर जैसे कि रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति आई, तो क्या हुआ, पूरा वहां का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया और कम्युनिस्ट रूल वहां पर स्थापित हो गया, कम्युनिज्म आ गया। पहले की जो थी मोनार्कियल सिस्टम, राजतंत्रीय व्यवस्था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो आधुनिक अर्थ में जो हम लोग क्रांति कहते हैं, पूरी तरह से बदलाव, वो मीनिंग ग्रीक सिटी स्टेट्स में भी नहीं थी। और अरस्तु ने भी क्रांति का मतलब इस तरीके से पूरे चेंज को नहीं बताया है। अरस्तु के हिसाब से क्रांति का मतलब क्या है, तो रिवॉल्यूशन या क्रांति का मतलब है संविधान में बदलाव। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ जाता है, या पार्शियल चेंज आए, आंशिक बदलाव, या कंप्लीट चेंज आए, तो दोनों सेंस में उसको वो लोग रिवॉल्यूशन कहते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरिस्टोटल ने अपनी जो फेमस किताब लिखी है पॉलिटिक्स, उसके बहुत से वॉल्यूम हैं। तो उसने 5th वॉल्यूम में रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से, बहुत इलेबोरेटली वर्णन किया है रिवॉल्यूशन के बारे में। और वो क्या मानता था, ये जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते थे और अमेंडमेंट जो होते रहते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी सिटी स्टेट्स के पॉलिटिकल लाइफ में, तो इसको अरिस्टोटल बीमारी की तरह मानता था। तो उसने जो अपनी किताब पॉलिटिक्स का 5th वॉल्यूम में जैसे एक डॉक्टर इलाज बताता है, उसी तरीके से ये जो बार बार चेंजेस होते थे उसका उसने उपाय बताया है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में डनिंग नाम के जो थिंकर है वो कह रहे हैं कि उसने, किसने, अरिस्टोटल ने अपने चिंतन के लिए
ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विश्लेषण को, मतलब हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एनालिसिस को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। और उसके बाद मतलब हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्टडी किस पर बेस्ड? साइंटिफिक फाइंडिंग्स पर बेस्ड, उस पर उसने आधारित अध्ययन किया है और क्रांति के बारे में सुझाव दिए हैं। तो क्रांति संबंधित अपने पूरे चिंतन में अरस्तु एक वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट और विश्लेषणकर्ता मतलब एनालिस्ट। एनालिस्ट तुम लोग समझते हो ना, किसी भी चीज का एनालिसिस करना। जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि तुम लोग अगर कोई आंसर भी अगर लिखोगे तो क्या करते हो, पहले लिखोगे उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दोगे, फिर लास्ट में अगर किसी क्वेश्चन में तो मेंशन ही किया रहता है कि क्रिटिकली एनालाइज दिस एंड दिस टॉपिक, तो या फिर सीधे अगर डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा उसमें भी लास्ट में जो तुम लोग कंक्लूजन में लिखते हो तो क्या करते हो, क्रिटिकली एनालाइज ही करते हो ना, विश्लेषण करते हो कि ऊपर तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया क्वेश्चन के आंसर का, मतलब वर्णन किया, लिखा 4-5 पेजेस जितने भी पेजेस में लिखा, लास्ट में उसका तुम विश्लेषण करते हो कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात एक्सेप्टेबल तुमको नहीं लग रही है। यही होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना, मतलब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को बताना। तो डनिंग नाम के थिंकर जिनका कोटेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि अरस्तु एक वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट और एनालिस्ट ज्यादा रहा है अपने क्रांति संबंधी विचारों के चर्चा में, और एक सोशल रिफॉर्मर या पॉलिटिकल रिफॉर्मर के रूप में कम नजर आता है जब वो क्रांति के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस तरीके से उसने एक न्यूट्रल पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में अपने जो बीमारी थी, बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रहे थे जिनको क्रांति का नाम दिया जाता था, तो उसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो, खोजने की अरिस्टोटल ने कोशिश की है। तो इसीलिए अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, पहला यथार्थवादी या फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर कहा जाता है। उसने जो अपने जितने भी विचार दिए हैं वो क्या है, रियलिटी पर बेस्ड है। इससे पहले तुम लोग प्लेटो को पढ़ चुके हो ना, तो इसीलिए अरिस्टोटल को रियलिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे ठीक पहले जो इसका गुरु था, अरिस्टोटल का गुरु ही था प्लेटो, याद होगा तुम लोगों को। तो वो क्या था, वो बिल्कुल आइडियलिस्ट थिंकर था, आदर्शवादी विचारक था, जिसने क्या किया था, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो रूल करेंगे वो भी कौन होंगे, तो फिलोसोफर किंग होंगे। तो इस तरीके से वो बहुत आइडियलिज्म की दुनिया में जी रहा था, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं। हम लोग अरिस्टोटल तो में भी शुरुआत में हम लोग चर्चा कर चुके हैं दूसरे ये सब में। तो प्लेटो को जहां आइडियलिस्ट थिंकर कहा जाता है, आदर्शवादी विचारक, वहीं अरिस्टोटल को रियलिस्ट थिंकर या यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसने अपनी सारी तत्कालीन समस्याओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया, डीप एनालिसिस किया और अध्ययन करके उनके क्या बताए, व्यवहारिक समाधान बताए। वो प्लेटो की तरह आदर्शवाद की दुनिया में नहीं घूमता रहा,
है ना? एक मिनट, ये आवाज नहीं आ रहा है मैम। हेलो हेलो। आवाज का प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम खुद माइक ऑफ किए थे क्योंकि अभी कुछ बात करनी थी, हमें लगा बंद हो गया मैम। ठीक है मैम। नहीं नहीं, हम खुद ऑफ किए थे, ये माइक और वीडियो ऑफ किए थे। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या? तो प्लेटो के बारे में बताया ना कि वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट थिंकर था, लेकिन एरिस्टोटल को इसीलिए रियलिस्ट थिंकर कहा जाता है। और उसने जो रिवॉल्यूशन या क्रांति की जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसने बहुत रियलिस्ट ढंग से इसके बारे में विचार रखे हैं। जो उस समय की कंटेम्पररी जो प्रॉब्लम्स थी, तत्कालीन समस्याएं थी, उनको सामने रखते हुए उसने क्या उसका हल होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में सुझाव उसने दिया है। और तो इसके बारे में डेफिनेशन देख लो, मैक्सी नाम का थिंकर है, वो ये कह रहा है, मैक्सी के अनुसार यूनानी राजनीतिक जीवन में क्रांति से बढ़कर कोई भयंकर समस्या नहीं थी। मतलब बार बार संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते थे, वही क्रांति थी, लेकिन यूनान के लोगों के लिए क्रांति वही थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बार बार अगर चेंजेस होते रहेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी ना, तो फिर स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये जो मैक्सी कह रहा है कि क्रांति से बढ़कर कोई भयंकर समस्या नहीं थी, और पॉलिटिक्स के बहुत से पृष्ठों में अरस्तु ने इसी समस्या की विवेचना की है, मतलब इसी समस्या की चर्चा की है। फिर दूसरा थिंकर है गेटेल। गेटेल क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन ही नहीं, बल्कि शासन की कला, आर्ट ऑफ रूलिंग, उस पर भी एक बहुत ऑथेंटिक किताब है। और इसमें पॉलिटिक्स किसकी किताब है? तो अरस्तु की है। तो अरस्तु इसमें जो यूनानी नगर राज्य थे, सिटी स्टेट्स थे, उसमें प्रचलित जो भी खराब चीजें थी, डीमेरिट्स थी, उनके बारे में, और वहां के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनमें जो डीमेरिट्स थी, खराब बातें थी, उन सब को एनालाइज कर रहा है और ऐसे प्रैग्मेटिक एडवाइस, सजेशंस दे रहा है, व्यवहारिक सुझाव दे रहा है, जिससे क्रांति जो बार बार हो रही थी उसको दूर किया जा सके।
तो क्रांति के बारे में इन्हीं दृष्टिकोणों के कारण पोलक नाम का थिंकर क्या कहता है कि अरस्तु पहला दार्शनिक है जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया है। मतलब एरिस्टोटल पहला थिंकर है जिसने पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग कर दिया है। एथिक्स क्या? मोरालिटी की बात। एथिक्स तुम लोग समझते हो ना? बताओ, तुम लोग तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, हमको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो यूपीएससी के सिलेबस में भी अब है। तो एथिक्स मोरालिटी से एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को किस डायरेक्शन में ले गया? रियलिटी की ओर ले गया, और उसने पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग किया। नहीं तो पॉलिटिक्स को ये प्लेटो जो था उसने तो पूरा मिला दिया था। पॉलिटिक्स उसके लिए पूरा एथिक्स का मामला था। अब हम देखते हैं कि क्रांति का अर्थ क्या है एरिस्टोटल के हिसाब से, मतलब मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अरस्तु की जो क्रांति संबंधी विचार है और हमारा जो अभी जो हम समझते हैं क्रांति की मीनिंग, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस बात को याद रखना। अभी हमारे लिए, जैसे पहले भी चर्चा किए, रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी भी स्टेट सिस्टम, वहां की सोशल सिस्टम, इकोनॉमी, सब कुछ में पूरा बदलाव आ जाना। लेकिन यहाँ पर अरस्तु अगर रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए क्रांति का मतलब किसी जनता, जो लोग होते हैं सिटीजन्स, किसी भी स्टेट्स के सिटीजन्स के द्वारा कोई रिवोल्ट, चाहे वो नॉन वायलेंट रिवोल्ट हो या वेपन्स के थ्रू रिवोल्ट हो। जैसा कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या था, वो तो नॉन वायलेंट रिवोल्ट नहीं था, लेकिन हमारा जैसे फ्रीडम मूवमेंट का रिवोल्यूशनरी वो क्या था? नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन उसको कहा जाएगा। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी इंग्लैंड का जो था वो भी क्या था? नॉन वायलेंट था, उसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन भी दो तरीके से हो रहा है ना अभी के टाइम में भी। लेकिन अरस्तु के हिसाब से क्रांति का मतलब ये नहीं था कि सिटीजन्स किसी भी तरीके का वायलेंट या नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन करेंगे या कोई भी इस तरीके का रास्ता अख्तियार करेंगे। अरस्तु के हिसाब से क्रांति का मतलब है संविधान में परिवर्तन, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल। जहां पर भी संविधान बदल रहा है तो उसी को अरस्तु कह रहा था क्रांति। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में होने वाला कोई भी माइनर चेंज या मेजर चेंज, चाहे वो छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, वो सब क्या अरस्तु के हिसाब से रिवॉल्यूशन या क्रांति। तो चाहे संविधान में छोटा सा अमेंडमेंट हो जाए या फिर डेमोक्रेसी की जगह उसका टायरनी रूप ले ले या फिर एरिस्टोक्रेसी की जगह ओलिगार्की आ जाए, तो ये सब अगर आता है चेंज तो ये सब अरिस्टोटल के हिसाब से क्रांति या रिवॉल्यूशन था। तो अरिस्टोटल का ये मानना था कि संविधान में जब चेंज आता है तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई हथियार उठाया जाए और सशस्त्र कोई आंदोलन किया जाए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि अगर अभी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम अगर बदल जाती है तो हमारा ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा, तो सब चेंज होगा। तो इसके चलते क्या होगा
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स सारे बदल जाएंगे। तो ये क्या होगा? पूर्ण रूप से टोटल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो और अगर थोड़ा सा बदलता है तो वो होगा पार्शियल रिवॉल्यूशन। लेकिन अरस्तु जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो चेंज हो जाएगा उसी को क्रांति कहता है। और ये संविधान में अगर चेंज होता है तो या तो इलेक्शन के थ्रू, सिटीजन्स अपने इलेक्शन के थ्रू चेंज करेंगे, धोखे से भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, या दूसरे भी मेजर्स से अगर चेंज ले आया जाए तो उसको वो रिवॉल्यूशन मान रहा है। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल के हिसाब से काइंड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या क्या है, मतलब क्रांतियों के प्रकार क्या क्या है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से क्रांतियां 5 प्रकार की हैं। पहली क्रांति जो है वो है आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति, जिसको अगर इंग्लिश में कहे तो पार्शियल रिवॉल्यूशन या टोटल रिवॉल्यूशन। पार्शियल मतलब आंशिक, टोटल मतलब पूर्ण रूप से बदलाव जब आ जाएगा तो उसको टोटल रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर दूसरा प्रकार क्या बता रहा है क्रांति का एरिस्टोटल? वो है रक्तपूर्ण या रक्तहीन। रक्त मतलब ब्लड, मतलब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, या फिर जो ब्लडेड रिवॉल्यूशन मतलब वायलेंट रिवॉल्यूशन। ये दूसरा प्रकार है जिसमें सशस्त्र विद्रोह होगा या खून खराबे के हिसाब से रिवॉल्यूशन होगा। तो जो रक्तहीन क्रांति, जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है, उसमें कोई खून खराबा नहीं होगा, शांति से बदलाव हो जाएगा। फिर तीसरा प्रकार जो बता रहा है एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन का वो है व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल रिवॉल्यूशन या इम्पर्सनल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का भी वो 2 प्रकार बता रहा है। अब अरस्तु ये बता रहा है कि जब संविधान में परिवर्तन किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को, जैसे कि ग्रीस में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता था तो उसको कहा जाता था पर्सनल रिवॉल्यूशन, मतलब किसी एक व्यक्ति को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। तो ये हुआ पर्सनल, किसी एक व्यक्ति के लिए हो गया चेंज, इसलिए वो पर्सनल रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का मकसद क्या हो जाता है? इम्पर्सनल होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं, किसी लोगों का ग्रुप को हटाना हो तो फिर उसको इम्पर्सनल रिवॉल्यूशन या गैर व्यक्तिगत क्रांति कह रहा है अरस्तु। फिर चौथा प्रकार क्या बता रहा है क्रांति का? तो चौथा प्रकार है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, जिसको कहा जा सकता है कि किसी खास वर्ग विशेष, मतलब किसी खास ग्रुप है उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन होगा। जो ग्रीस में क्या होता था, तो जो गरीब लोग अगर मोनार्की, राजतंत्र के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर देते थे, क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट्स में अगर कोई राजा बहुत ज्यादा अत्याचारी हो जाता था, बहुत ज्यादा करता था अत्याचारी शासन, तो उसको गरीब लोग क्या करते थे? क्रांति के द्वारा हटा देते थे। या फिर जो धनिक, जिसको एरिस्टोक्रेसी भी अगर बिगड़ा रूप ले लेती थी, ओलिगार्की के रूप में बदल जाती थी, तो गरीब लोग उसके खिलाफ भी क्या करते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला करके उसको भी हटा देते थे, उस ग्रुप को। तो ये सब एक खास वर्ग के, ग्रुप के अगेंस्ट हुआ ना। अभी भी हम देखते हैं मॉडर्न टाइम में रिवॉल्यूशन, जो सबसे जो पॉपुलर रिवॉल्यूशन क्या रहा है 20th सेंचुरी में जो होता रहा है,
जो मार्क्सिज्म के थ्रू कार्ल मार्क्स ने जो दिया कि क्या होगा, दो, उसने क्या बताया कि सोसाइटी में दो ग्रुप होते हैं ना, एक होता है शोषण करने वाला कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा लेबर क्लास, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया। तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा था ना कि लेबर क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ क्या करेगा, वायलेंट रिवॉल्यूशन करेगा। तो एक खास वर्ग के खिलाफ रिवॉल्यूशन की बात ये हुई जो मॉडर्न टाइम्स में है। तो यही प्राचीन समय में भी खास वर्ग जो था, जैसे कि जो ओलिगार्की के खिलाफ या ये मोनार्की के खिलाफ जो गरीब लोग करते थे बदलाव। ये चौथा प्रकार है कि किसी खास वर्ग विशेष, स्पेशल जो क्लास है, उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन होता है। फिर पांचवा जो है जिसको कहा जाता है कि करिश्माई, जिसको कल्ट लीडरशिप इंग्लिश में कहा जाता है, कल्ट लीडरशिप के थ्रू रिवॉल्यूशन। हिंदी में इसको जो कहा जाता है, जो लिखा हुआ है वो है वाघवीरों की क्रांति। अब तो ये हिंदी मीडियम वाले लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि ये वाघवीर क्या होते हैं। वाघवीर का मतलब है कि वाघ से बना है। तुम लोग सरस्वती पूजा करते होगे तो सुनते होगे ना, वाघ देवी, उसमें अगर मंत्र वगैरह पढ़ते होगे तो वाघ देवी किसको कहा जाता है, तो सरस्वती देवी को। तो वाघ का मतलब क्या होता है, वाणी। हम लोगों को वाणी कौन देती है, बोलने की शक्ति या लिखने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति कौन देती है, सरस्वती देवी ही देती है। तो इसमें जो वाघवीर मतलब क्या, हम देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनमें कल्ट लीडरशिप है। मतलब वो भले ही काम कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन भाषण इतना अट्रैक्टिव देंगे, इतना अट्रैक्टिव स्लोगन्स देंगे और अपने स्पीच ऐसा देंगे पब्लिक के बीच में जाकर कि लोग उनकी तरफ, आम पब्लिक पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाती है उनकी बातों से और उनको वोट दे देती है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी के समय में सबसे वाघवीर किसको कहा जा सकता है, जिनकी बातों से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, नरेंद्र मोदी को कहा जा सकता है ना। क्योंकि 2014 में जो उनको कंप्लीट मेजॉरिटी आई तो वो किसकी बदौलत आई, नरेंद्र मोदी की बदौलत ही आई ना। क्योंकि मोदी में ये जो है स्पीकिंग स्किल जो है, बहुत मार्वेलस स्पीकिंग स्किल है, सॉरी। तो वो जो भाषण जो देते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, आम लोग हैं उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, आम लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। ठीक यही बात अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल भी तुम लोग ले सकते हो ना। वहां पर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी को इससे पहले के जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उससे ज्यादा सीट्स इस बार ममता बनर्जी को आई है, पता है ना तुम लोगों को। जहां से उठे थे तो वहां से हार ना गए थे मैम। तो वो हारी क्योंकि पूरी बीजेपी लग गई, और ऐसा पूरी बीजेपी लग गई, और बीजेपी के सोचो कि ममता बनर्जी अकेली एक महिला, और उसके पीछे अभी तो सेंटर में क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। तो बीजेपी के पास सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन है, पूरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, आईडी, ईडी, जितने भी गवर्नमेंट की
जितनी फोर्सेस हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं सेंट्रल लेवल की, सारी बीजेपी गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है? सारा को वेस्ट बंगाल में लगा दिया गया। कितने फेज में इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में बताओ? 2 फेज में भी हो जा सकता था, लेकिन वहां 7 फेज में हुआ। इसलिए क्योंकि मोदी जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर सकेंगे। मोदी और शाह और उनके जो भी अच्छे लीडर्स हैं वो जाकर के भाषण देंगे। तो सोचो, बीजेपी का पूरा जो है फायर ब्रांड लीडर्स जाकर के वेस्ट बंगाल में कैंपेनिंग किए हैं और ममता बनर्जी अकेली। लेकिन ममता बनर्जी के पास सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि वो वहां के बंगाली लोगों के साथ डायरेक्टली बांग्ला में कम्युनिकेट कर रही थी, है ना? क्योंकि तुम लोग जो भी अगर तुम लोग के अगर बंगाली फ्रेंड्स होंगे तो तुम लोग इस बात पर गौर करना कि बंगाली लोगों में अपना कम्युनिटी सेंटिमेंट बहुत होता है। जहां भी तुम लोग देखोगे 2 बंगाली अगर मिलता है तो तुरंत बांग्ला में बात करना शुरू हो जाएगा। और उन लोगों में अपने कल्चर को बचाने के लेकर के, अपना जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनके बचाने को लेकर के, अपने लैंग्वेज को बचाने को लेकर के, इस सब को लेकर के बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। तो अब एक तो स्लोगन भी, अब देखो कि खेला होबे, ममता बनर्जी अपना स्लोगन बनाई थी ना, खेला होबे, जो अब उसी नारे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अखिलेश यादव भी उठा के ले गए उसी स्लोगन को यूपी में, क्योंकि 2022 में यूपी में भी असेंबली इलेक्शंस है ना, तो अब वहां पर खेला होगा या उस तरीके से कुछ बना लिया है। लेकिन ममता बनर्जी का खेला होबे, जो यहाँ पर वाघ वीरों की क्रांति, मतलब जो बोलने में बहुत माहिर है, जबकि ममता बनर्जी काम बहुत अच्छा नहीं की है। बंगाल में बहुत वायलेंस हुआ है, उन्होंने बहुत से लोगों का मर्डर करवाया है, खास करके जो भी बीजेपी लीडर्स हैं, जो स्टेट मतलब लोकल जो भी वर्कर्स, लीडर तो नहीं कहा जाएगा, वर्कर्स, उनका मर्डर करवाया गया है वहां पर। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली नहीं कराया होगा, लेकिन वहां का जो टीएमसी का लोकल पॉलिटिक्स है। तो इसके बावजूद, इन सब होने के बावजूद, क्योंकि बोलने में माहिर है ममता बनर्जी और बंगाली सेंटिमेंट्स को उभारने में, कि ये सब हिंदी बोलने वाले आकर के भाषण दे रहे हैं तो तुम्हारे कल्चर को, ट्रेडिशंस को क्या करेंगे? ये सब हिंदी भाषा तुम्हारे ऊपर थोप देंगे और बंगाली कल्चर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी गए थे तो क्या लगा दिया था, सब सारा ममता बनर्जी का पोस्टर था और बंगाली रसगुल्ला और बंगाली नीचे पता नहीं एक और हम भूल रहे हैं, ये दोनों पोस्टर में लगा के कि हमको अपनी भाषा बंगला भी बचानी है और अपना कल्चर भी बचाना है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी, यही 5वीं तरह की क्रांति होती है। तुम लोग इसको भी देखना, कल्ट लीडरशिप इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलता रहा है, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस कर गए। क्योंकि देखो, जब से भारत आजाद हुआ तो जब तक जवाहरलाल नेहरू मरे नहीं तब तक क्या रहे? जवाहरलाल नेहरू ही पीएम रहे। ये क्या था? उनका करिश्माई लीडरशिप था। भले ही वो काम खराब भी कर रहे थे, इंडिया चाइना वॉर में हारे, भले इकोनॉमी को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं ले गए, लेकिन जब तक नेहरू रहे तब तक पीएम रहे। इंदिरा गांधी में भी कल्ट लीडरशिप थी, करिश्माई नेता, जिसको वाघ वीर कहा जाए तो उसको करिश्माई नेता भी कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी भी जब तक रही तब तक रहे। बीच में उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो 75 से 77 तक इमरजेंसी रही, उसके बाद 2 साल तक जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसके बाद 1980 में फिर इलेक्शन हुआ। इमरजेंसी में इतना अत्याचार के बावजूद भी ये इंदिरा गांधी वापस आती हैं एज ए
प्राइम मिनिस्टर, और 84 में तो उनका डेथ ही हो गया। उसके बाद फिर राजीव गांधी भी, उनमें भी था, वो भी करिश्माई नेता कहे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कोई कांग्रेस पार्टी में, अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी बर्बाद क्यों हो रही है, आज कांग्रेस पार्टी इतनी बर्बाद हालत में क्यों है, क्योंकि जो है उसको लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने का स्टेटस नहीं है, और ऑपोजिशन लीडर बनाने लायक सीट उसको नहीं आई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कल्चर ही डेवलप नहीं किया गया कि वहां पर नेहरू गांधी फैमिली के अलावा किसी दूसरा आदमी को लीडरशिप की कैपेबिलिटी डेवलप की भी जाए। तो अगर कोई डेवलप करता भी था तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। अब प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे तो उनको नहीं बनाया गया। किसको पीएम बनाया गया? तो मनमोहन सिंह को, जो क्या बनेंगे, जो सोनिया गांधी कहेंगी तो वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो अगर प्रणब मुखर्जी रहते तो टेक ओवर कर लेते ना, सारा पावर खुद चलाते। तो इसीलिए प्रणब मुखर्जी भाग गए, प्रेसिडेंट बन गए, और लास्टली अब तो उनका लास्ट ईयर डेथ हो गया ना। लेकिन प्रणब मुखर्जी अपने लास्ट टाइम में, लास्ट 2 इयर्स में नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। और उनकी बेटी जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो कहाँ चली गई है? अब बीजेपी में चली गई है। तो अब ये देखो, आखिर वो नरेंद्र मोदी के फैन क्यों बने? वो तो शुरू से कांग्रेस के थे प्रणब मुखर्जी। यही रीजन था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी सोनिया गांधी ये सोनिया गांधी ये उम्मीद करती थी, ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो हाथ जोड़ेंगे सोनिया गांधी के सामने, जबकि नरेंद्र मोदी उनको राष्ट्रपति पद की पूरी सम्मान देते थे। ये डिफरेंस उनको समझ में आ गया। अपने जिंदगी के अंतिम 2 सालों में तो समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी फैमिली अपने लीडर्स के साथ किस तरीके का बिहेव करती रही है। यही कारण है कांग्रेस पार्टी की दुर्गति का। तो तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोगों को कंटेम्पररी पॉलिटिक्स को जानना चाहिए। ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए हम ये सब चर्चा किए, क्योंकि अभी के कंटेम्पररी सिनेरियो को भी तो तुम लोग को जानना चाहिए ना। आखिर ये तो जानना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद क्यों हो रही है। यही कल्ट लीडरशिप वजह से, जो वाघ वीरों की क्रांति, जो नेता लोग नेहरू गांधी फैमिली के थे, वो लोग जब तक रहे तब तक हालत ठीक रही। लेकिन उसके बाद से मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, तो क्या कंप्लीट मेजॉरिटी वाली थी? नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट था। कांग्रेस को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आई थी, बहुत सी पार्टीज मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट चला रही थी। अभी नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको दूसरे टर्म में भी फुल मेजॉरिटी है। जाने दो, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हम बताए, लेकिन ये सब तुम लोगों को जानना चाहिए। तो जो करिश्माई नेता होते हैं, जो तो वो क्या करते हैं, अपने लुभावने नारे या शब्द का चमत्कार, ऐसे ऐसे स्लोगन देंगे जिससे अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अगर राज्य में क्रांति कर देते हैं तो उसे कहा जाता है वाघ वीरों की क्रांति, जिसको डेमेगोजिक रिवॉल्यूशन एरिस्टोटल ने कहा। वाघ वीरों की क्रांति को मतलब जो बोलने में तेज है, वो अपनी बातों से अगर क्रांति ले आएंगे स्टेट में, तो वो डेमेगोजिक रिवॉल्यूशन कहलाएगा। फिर क्रांतियों के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या क्या होता है, किन वजहों से क्रांति होती है? तो एरिस्टोटल ने ये बताया है कि 3 वजहों से क्रांति होती है। पहला रीजन क्या है? जनरल कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब सामान्य जो जनरल कारण है उनकी वजह से होती है। दूसरा है
पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कुछ खास वजहों से क्रांति होती है या कुछ विशिष्ट वजहों से होती है। और तीसरा कारण है कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब अलग अलग तरह की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट या स्पेसिफिक कारण होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला प्रकार जो है वो क्रांति का जो है सामान्य कारण, जनरल कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। तो अरस्तु जो है ये रिवॉल्यूशन का जनरल कॉज या सामान्य कारण असमानता या इनइक्वालिटी को बताता है। अब ये तो हर क्रांति में, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी यही बताया, क्या रिवॉल्यूशन क्यों आना चाहिए, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच खाई है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सारा जो इनकम होता है इंडस्ट्रीज का वो सारा रख रहा है, और जो लेबर क्लास है उसके पास जा ही नहीं रहा है कैपिटल। तो रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी जो है एंशिएंट टाइम्स से रही है, प्राचीन काल से लेके अभी तक के समय में क्रांति का एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो हमारे सोसाइटी में असमानता या इनइक्वालिटी रही है। तो अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी भी है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो संख्या के आधार पर, और दूसरी होती है योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर। तो अरस्तु योग्यता या मेरिट के आधार पर इनइक्वालिटी को क्या बताता है, प्रोपोर्शनेट इनइक्वालिटी, या अगर इक्वालिटी आएगी तो क्या आएगी, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। इसकी चर्चा हम लोग जब सिटीजनशिप पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एरिस्टोटल किस प्रकार की इक्वालिटी में बिलीव करता था, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी में, कि जिस प्रोपोर्शन में सोसाइटी में लोग हैं उसी प्रोपोर्शन में उनको इक्वालिटी भी दी जानी चाहिए। मतलब जो सिटीजन है उन्हीं को इक्वालिटी भी मिलेगी। तो फिर इस तरीके से मेरिट के बेसिस पर हो गया ये। फिर संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, तो इस नजर से अगर देखें तो 3 2 से उतना ही बड़ा है नंबर है, तो 3 नंबर जो है वो 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनेट दृष्टि से अगर देखें तो 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 2 जो है वो 4 का वही अंश है जो 2 1 का है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एरिस्टोटल ने इस तरीके से कंपेयर किया है। तो यहाँ ये बता रहा है वो कि सभी लोग इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं, मतलब एग्री कर जाते हैं कि सारा जो है जस्टिस, एब्सोल्यूट जस्टिस मिलना चाहिए मेरिट के हिसाब से। लेकिन व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकल क्षेत्र में अगर देखें तो लोग मेरिट के आधार पर फिर आपस में डिस्प्यूट करने लगते हैं, मतभेद रखने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि लोग किसी एक बात में एक जैसे हैं तो सब बात में एक जैसे ही होने चाहिए, जबकि जब ये अगर ह्यूमन बीइंग है तो फिर उनके सभी राइट्स, उनकी प्रॉपर्टी सब में क्या होनी चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, किसी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बात में प्रॉपर्टी के हिसाब से दूसरे से ज्यादा है तो उसको क्या होना चाहिए, दूसरी बातों में भी उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, कंट्राडिक्टरी बात है ना।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी बात कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी किसी के पास ज्यादा है तो उसको सब कुछ पावर्स गरीब लोगों, मतलब जो ह्यूमन है सिर्फ और गरीब है तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्टरी बात हो रही है, विरोधाभासी बात है। तो इन्हीं कंट्राडिक्टरी बातों के कारण क्या होता है, विद्रोह होता है, रिवॉल्यूशन होता है। ये अरिस्टोटल कह रहा है। उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी में सभी लोगों के राइट्स एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन जहां पर हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी में जो हायर क्लास में उच्च कुल में जन्मे हुए लोग, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है। तो ये अधिकार मतलब राइट्स की जो इनइक्वालिटी होती है, तो ये जो लोग समानता में विश्वास करते हैं उनको ये बात हजम नहीं होती है, वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ज्यादातर क्रांति कहाँ होती है, तो डेमोक्रेसी में और एरिस्टोक्रेसी में, धनिक तंत्र जिसको कह रहा है वो, धनिक तंत्र और लोकतंत्र में ज्यादा क्रांति होती है। तो इसी तरीके से यही बात है। फिर दूसरा जो क्रांति का पर्टिकुलर कॉजेस जो बता रहा है अरिस्टोटल, तो पर्टिकुलर कॉजेस में पहला जो रीजन है विशिष्ट कारण में, वो है जो रूलर्स है, शासक, शासक का लालच। अगर वो बहुत ज्यादा लालची हो जाए या दुष्ट हो जाए तो अपने बिहेवियर में अगर वो अपने नागरिकों के साथ दुष्टता वाला बिहेवियर करेगा तो, और लालच में आकर के अपने नागरिकों की प्रॉपर्टी हड़पना शुरू कर देगा, जैसा कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में हो रहा था, तो वहां की जनता क्या करेगी, रिवोल्ट कर देगी। फिर क्रांतियों का जो पर्टिकुलर कॉजेज है उसमें दूसरा रीजन है कि शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक वर्ग, रूलिंग क्लास भ्रष्ट हो जाएगा और घूस लेने लगेगा, भाई भतीजावाद जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है, ये सब ज्यादा होने लगेंगे, तभी भी क्या होगा, क्रांति होगी। फिर जो पर्टिकुलर कॉजेज में तीसरा जो बता रहा है वो है अयोग्य व्यक्ति अगर शासन करने लगे, रूलर अगर है वो अगर इनकैपेबल है, अयोग्य है, तो वो फिर उसके खिलाफ लोग रिवोल्ट करेंगे। चौथा कारण वो बता रहा है पर्टिकुलर रीजंस ऑफ रिवॉल्यूशन में कि अगर मिडिल क्लास नहीं है, मध्यम वर्ग का अभाव है सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ एरिस्टोटल भी ये मान रहा है कि किसी भी सोसाइटी में जो रिच और पुअर दोनों के बीच बैलेंसिंग फैक्टर कौन होता है, तो मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास होता है। तो मध्यम वर्ग समाज में संतुलित अवस्था में रहता है, मतलब बैलेंस कायम करता है, जिसके कारण गरीब लोग जल्दी क्रांति नहीं कर पाते। तो अगर कहीं पर मिडिल क्लास नहीं है तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी कि जल्दी जल्दी रिवॉल्यूशन होगा। फिर पांचवा रीजन वो बता रहा है इकोनॉमिक इम्बैलेंस, आर्थिक असंतुलन। जहां पर समाज में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई होगी तो वहां पर क्रांति का होना बहुत ही नेचुरल है, वो बता रहा है। फिर छठा रीजन वो बता रहा है कि अगर विदेशी बहुत बड़ी संख्या में आ जाए, फॉरेनर्स अगर आ जाए किसी स्टेट में, तो वहां के सिटीजन्स को क्या मिलेगी, वो चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तालिबान वहां पर घुस गए हैं, तो वो अफगान सिटीजन्स को ही क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं ना। तो विदेशी लोगों का वहां पर
तालिबान का वहां पर अब रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से दो कल्चर्स के बीच में जब क्लैश होता है, दो संस्कृतियों की जब टकराहट होती है, टकराती हैं दो कल्चर्स, तो इनसे भी क्रांति होती है। फिर 7वां रीजन है सम्मान की लालसा। कोई शासक जरूरत से ज्यादा अगर अपनी जनता को बेइज्जत करेगा, अपमानित करेगा, तो जनता फिर नाराज होके क्रांति करेगी। फिर कोई रूलर जो है बहुत ज्यादा डराएगा अपने सिटीजन्स को, तभी भी वहां के सिटीजन्स विद्रोह कर देंगे। फिर घृणा, हेट्रेड। राज्य में जब एक वर्ग बहुत समय तक अगर रूल करता रहेगा, तो उसका जो दूसरा विरोधी वर्ग है उससे नफरत करने लगता है, तो वो फिर नफरत क्रांति में बदल जाती है। यहाँ भी हम देखते हैं कि 5 साल अगर एक पार्टी शासन करती किसी स्टेट में, तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी आ जाता है। एक से लोगों का मन भर जाता है, विरोध की भावना आ जाती है। फिर 10वां रीजन बताता है अरिस्टोटल, पारिवारिक झगड़े। वहां पर तो सिटी स्टेट्स में क्या था, मोनार्की थी ना ज्यादातर, या अरिस्टोक्रेसी थी, तो वहां ज्यादातर फैमिली रूल था। आपस में फैमिली में आपस में डिस्प्यूट, लड़ाई होती रहती थी, उससे भी रिवॉल्यूशन होता था। फिर अगर रूलर क्लास है उसकी असावधानी होती है, शासक वर्ग अगर असावधानी करता है, अलर्ट नहीं रहता है, तो उसकी अलर्टनेस अगर नहीं रहती है तो क्या करेंगे, उसके जो दुश्मन है मौका पा करके तख्ता पलट देंगे, उसके शासन को पलट के खुद शासक बन जाएंगे। फिर जियोग्राफिकल एरिया, जो स्टेट अगर नदी, उस समय तो ऐसा था ना कि नदी, घाटी और ये सब पर्वत के किनारे जो स्टेट्स रहते थे वो ज्यादा सेफ रहते थे, तो उनको ये कहा जाता था कि ज्योग्राफिकल एरिया से ये सब एरिया में ज्यादा क्रांति नहीं होगी, जिनके बॉर्डर लाइन में अगर क्या है, नदियां है, घाटी है, पर्वत है, तो दुश्मन जल्दी अटैक नहीं कर सके। फिर छोटे छोटे चेंज अगर लोग चाहते हैं, तो इसको अगर इग्नोर करता है वहां का रूलर, तब भी फिर क्रांति की जरूरत महसूस होगी। फिर अगला है आलस। शासक वर्ग अगर आलसी हो जाता है, तो अगर अपनी जनता, अपने सिटीजन्स के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे, निष्ठावान नहीं रहेंगे, तो वहां की जनता क्या करेगी, फिर संविधान में पार्शियल या कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले आएगी और रूलर को बदल देगी। फिर नेक्स्ट 15वां रीजन जो है वो है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, मतलब इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट। जब इलेक्शन के समय भी जो कॉन्स्पिरेसी करके अगर हो जाएगा, संविधान में परिवर्तन कर लेगा कोई, तब भी रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि उस समय रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्शियल या कंप्लीट चेंज लाना। फिर लास्ट रीजन जो वो बता रहा है वो है कि आपस के जो विरोधी वर्ग है उनका अगर बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, किसी भी स्टेट में अगर जो किसी राजा के दुश्मन है आपस में मिल जाते हैं, तो फिर वो मिल करके जो उस समय का रूलर है उसको हटा देंगे, क्रांति लाएंगे। फिर तीसरा है कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स। विभिन्न तरह की शासन प्रणालियों में क्रांति के अलग अलग कारण क्या है। तो अब जैसे डेमोक्रेसी में बता रहा है, डेमोक्रेसी में रीजन क्या है, तो अरस्तु के हिसाब से डेमोक्रेसी में
यही रीजन है जो डेमोक्रेसी में रिवॉल्यूशन या क्रांति की वजह बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि धनिक वर्ग, उसमें क्रांति क्यों आती है। तो अब रिच क्लास जो है उसमें क्रांति क्यों आती है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जो रिच और पुअर के बीच जो खाई है, तो गरीब लोग क्या करेंगे, धनिक वर्ग की क्रांति धनिक आएगी जब गरीब लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। फिर तीसरी क्रांति जो आती है वो कुलीन तंत्र, मतलब एरिस्टोक्रेसी में जो रिवॉल्यूशन आता है। तो जब एरिस्टोक्रेट लोग जब बिगड़ जाते हैं तो वो फॉर्म कहलाता है ओलिगार्की, बिगड़ा हुआ रूप, जिसको गुट तंत्र हिंदी में कहा जाता है। तो वो बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो वो फिर खराब होता है लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं रह जाता है। एरिस्टोक्रेसी ठीक है एरिस्टोटल के हिसाब से, लेकिन ओलिगार्की उसका बिगड़ा हुआ रूप है, वो ठीक नहीं है। जब वो रहेगा तो फिर जनता फिर रिवॉल्यूशन लाएगी। फिर राजतंत्र या मोनार्की में क्रांति, तो राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिनको बाहरी कारण अचानक बर्बाद नहीं कर सकते हैं। राजतंत्र या मोनार्की में जो इंटरनल रीजंस है, आंतरिक कारण है, वही रिवॉल्यूशन का कारण बनते हैं। राजतंत्र में, मोनार्की में जो राज परिवार में आपसी अगर कलह होता है या राजा बहुत ज्यादा निरंकुश बन जाता है, अत्याचारी बन जाता है, अपनी जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगता है, तो वहां पर क्या होगा, विद्रोह की स्थिति आ जाएगी। फिर राजा द्वारा किया गया अन्यायपूर्ण अपमान, राजा अगर अपमान करता है या अपनी जनता को नुकसान पहुंचाता है तो उससे मोनार्की में भी रिवॉल्यूशन आएगा। फिर निरंकुश तंत्र, डिक्टेटरशिप या टायरनी में क्रांति क्यों आएगी, तो इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इसमें इनको बहुत लालसा होती है। जो डिक्टेटर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा से ज्यादा पावर हाथ में आए, ये लालसा बहुत होती है, लालच होता है। तो इसी वजह से इस तरह का रूल इस्टेब्लिश होता है। तो जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग पावर अपने पास हासिल करने की लालसा रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, जनता को सताएंगे, ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, तिरस्कार करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे। तो इस तरीके से जनता का इतना पीड़न होगा, इतना ज्यादा टॉर्चर होगा, ह्यूमिलिएशन होगा निरंकुश तंत्र, डिक्टेटरशिप में, कि फिर जनता क्या करेगी, जनता सहेगी नहीं। तो फिर इस तरीके से जनता रिवोल्ट करेगी या फिर अपनी ही बर्बादी खुद कर लेगा निरंकुश तंत्र। तो अरस्तु के हिसाब से नफरत करना, मतलब आम जनता से नफरत करना या उसको नेग्लेक्ट करना, निरंकुश तंत्र या डिक्टेटरशिप के बर्बाद होने के मुख्य वजह बन जाते हैं, जो अत्याचारी शासक को जल्दी ही हटने की वजह बन जाते हैं, क्योंकि जनता में उसके खिलाफ नफरत की भावना भर जाती है। क्योंकि जो तानाशाही शासक होता है बहुत भोग विलास वाला होता है और लोगों के मन में बहुत नफरत उसके प्रति हो जाती है, तो उसके शासन भी, निरंकुश तंत्र भी समाप्त हो जाएगा क्रांति के द्वारा। तो अब क्रांतियों को कैसे रोका जाए, रोकने का उपाय क्या है, ये अरिस्टोटल बता रहा है। पहला रीजन ये बता रहा है कि क्या क्या करना चाहिए उपाय। तो रेमेडीज में पहला बता रहा है कि संविधान में आस्था रखनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वहां के नागरिकों को पूरा
फर्म बिलीफ रखना चाहिए। दूसरा है कि शासक और शासितों के बीच संवाद होना चाहिए। जो रूल कर रहे हैं और जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, दोनों के बीच आपस में संवाद मतलब कम्युनिकेशन, आपसी कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, क्रांति कब तक रुकी रहेगी? जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का शासन रहेगा। प्लेटो ने कानून के शासन की बात नहीं की थी, उसने अपनी अंतिम किताब लॉज में चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर एरिस्टोटल शुरू से ही कानून के शासन की बात कर रहा है। तो यहाँ ये भी क्रांति को रोकने के लिए भी बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ रहेगा तो क्रांति को रोका जा सकता है। फिर समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। जो भी नागरिक है या नागरिक नहीं भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिटीजन्स का स्टेटस अरिस्टोटल सभी रहने वालों को नहीं दे रहा था, स्लेव्स को नहीं दे रहा था, विमेन को नहीं दे रहा था, बाहरी लोगों को नहीं दे रहा था, बच्चों को, इसके अलावा और भी लोग, कुछ लोगों को नहीं दे रहा था। लेकिन जो भी है उनके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, तो फिर क्रांति नहीं होगी। फिर मिडिल क्लास को डोमिनेंस देना चाहिए, डोमिनेट करने देना चाहिए, मध्यम वर्ग की प्रधानता होनी चाहिए। मिडिल क्लास पहले भी चर्चा हुई, सोसाइटी का क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अभी के समय में भी मिडिल क्लास जो है वो बैलेंस करता है अमीर और गरीब के बीच में। सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी मिडिल क्लास ही है। अमीर वर्ग जो है, रिच, जो अल्ट्रा रिच है, वो तो टैक्स चोरी करने के बहुत से उपाय खोज लेते हैं। गरीब के पास देने के लिए टैक्स मनी होती ही नहीं है। मिडिल क्लास ही है जो ऑनेस्टली टैक्स भी पे करता है और वही क्रांति को रोकने का सेफ्टी वॉल्व भी बनता है। फिर नेक्स्ट रीजन वो बता रहा है कि क्रांति कैसे रोकी जा सकती है। तो एप्रोप्रिएट एजुकेशन मेथड अगर होगा, सही ढंग की शिक्षा पद्धति अगर होगी, तो क्रांति जल्दी जल्दी नहीं आएगी, क्रांति रोकी जा सकती। फिर नेक्स्ट रीजन बता रहा है कि विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान क्या करना चाहिए? फोकस कर देना चाहिए। अब रूलर्स जो है उनको क्या चाहिए कि राज्य की जनता का ध्यान जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनसे हटाकर क्या करें? बाहरी लोग जो है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो है उसकी तरफ फोकस कर दे। तो जनता रिवोल्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं रहेगा इंटरनल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो विदेशी आक्रमण का भय दिखा करके तो जनता में जो है पैट्रियोटिज्म या देश प्रेम की भावना को जगाए रखना चाहिए। फिर नाइन्थ रीजन जो बता रहा है कि राजकीय पद दिए जाने चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट दे देने चाहिए और सम्मान भी देना चाहिए, ऑनर भी देते रहना चाहिए और उसका सही ढंग से बंटवारा होना चाहिए। अगर ये होगा कि कुछ खास लोगों को ही पोस्ट दिया जाता रहेगा या सम्मान दिया जाएगा, रेस्पेक्ट पर दिया जाएगा, तो कुछ जिनको नहीं दिया जाएगा उनके मन में फिर रिवोल्ट करने की भावना आएगी। इसलिए जस्टिस के को ध्यान में रखते हुए ये सब पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब भी रिवॉल्यूशन नहीं होगा। फिर जो भी चेंजेस होते हैं उन पर जो रूलर है उसको पूरी निगरानी रखनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। फिर जो भी उसके खजाने में जो भी पैसा आता है उस पर जो भी शासक है उसको कंट्रोल रखना चाहिए। फिर जो भी रूलर्स हैं, जो भी शासक है, उनमें आपस में सद्भाव होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, तब भी जनता उनके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेगी। तो अब अरस्तु के जो रिवॉल्यूशन के विचार है उसकी हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, विशेषता क्या है? तो विशेषता यही है कि जो है उसने क्रांति शब्द, अरस्तु के क्रांति शब्द का मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड है। अभी जो हम सिर्फ जो तख्ता पलट समझते हैं कि एक रूल से दूसरा रूल, लेकिन अरस्तु ने रिवॉल्यूशन वर्ड का
बहुत ब्रॉड या व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया है। उसने सिर्फ न केवल राज्य के कानून में होने वाले परिवर्तन को ही क्रांति माना है, बल्कि कानून के स्वरूप में जो थोड़ा सा भी चेंज होता है उसको भी वो क्रांति कहता है। फिर दूसरी खासियत क्या है अरस्तु की क्रांति के विचार की? वो ये है कि अरस्तु ने जहां क्रांतियों का पूरा एलिबरेट डिस्क्रिप्शन दिया है, विशद विवेचना जिसको हिंदी में कहेंगे, वहीं उसने थ्योरेटिकल ढंग से इस पर विचार नहीं किया है कि वहां की प्रजा को, वहां के रहने वाले लोगों को क्रांति करने का राइट है कि नहीं, इस बारे में उसने कोई थ्योरेटिकल विचार नहीं छोड़ा है। उसने हर तरह के जो शासन है उसमें क्रांति होने के कारण तो बताए हैं और उनके हल भी बताए हैं, सॉल्यूशन भी बताए, लेकिन क्रांतियों का औचित्य वो किस आधार पर जस्टिफाई किए जाएं या उनको किस आधार पर ये कहा जाए कि इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ये उसने कोई भी इस बारे में विचार नहीं दिया है। फिर तीसरी बात जो है कि अरस्तु की जो रिवॉल्यूशन संबंधी विचार है उनसे एक बात बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाती है कि क्रांतियां जो है वो शासक वर्ग और शासित वर्ग, मतलब जो रूल करता है और जिसके ऊपर रूल किया जाता है, उनके बीच अगर विरोध होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, विरोध अगर होता है, तो वो ऑब्वियस है कि क्रांति होगी ही होगी। चौथा फिर देखते हैं कि अरस्तु के डिस्क्रिप्शन से ये बात भी क्लियर होती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक विषमता, ये भी क्या करती है, क्रांतियों की वजह बनती है। क्रांतियों का बहुत बड़ा रीजन क्या है? आर्थिक रूप से असमानता होना, मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई होना। फिर पांचवा जो है विशेषता वो ये है कि अरस्तु रिवॉल्यूशन को कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानता था, कोई बहुत श्रेष्ठ चीज है ऐसा वो नहीं कहता था। कुल मिलाकर वो यही बात कहना चाहता था और यही बात जरूरी भी मानता था कि हर तरह के शासन में जो है स्टेबिलिटी का बरकरार रहना जरूरी है, स्थायी रहना जरूरी है, चाहे वो शासन का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, मोनार्की हो या फिर अमीर लोगों का शासन हो, कोई भी शासन हो, उसमें स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सही बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम जब तक स्टेबल नहीं रहेगा तब तक हमारा जो भी स्टेट है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए तुम लोग देखते होगे जब तक कोएलिशन एरा था, 2005 के बाद से तो कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी ना, 5 से लेके 2014 तक, तो तुम लोग देखोगे कि उस पीरियड में जितना घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर, तुम लोग गूगल सर्च करो जो 2 कोएलिशन गवर्नमेंट के में कितने घोटाले हुए, कितने स्कैम्स हुए थे, तो क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। अभी की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग डिसीजंस क्यों ले पा रही है? क्योंकि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है, इसको कहीं से मेजॉरिटी के लिए कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है कि तुम छोटी पार्टी तुम दे दो हमको सपोर्ट, तुम दे दो। ये बीजेपी है, इसने अपने 2-3 अलायंसेस को रखा है 2-3 पार्टीज इसके साथ, जो एलजेपी है और अपना दल है और ऐसे करके है, एक आध और पार्टी है, तो लेकिन बीजेपी को खुद कंप्लीट मेजॉरिटी है। तो अब जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके अनुसार मार्क्स और लेनिन की तरह अरस्तु भी अपने विचारों के जरिए
सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में किसी भी तरीके के रिवॉल्यूशन चेंजेस का सपोर्टर नहीं था। वो जो है रूढ़िवादी, जो कंजर्वेटिव सिस्टम और स्टेटस को जो चला आ रहा है उसी का सपोर्टर था। और उसने इसीलिए क्या किया है, क्रांतियों को रोकने के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। अब उसकी जो किताब है पॉलिटिक्स, उसका वॉल्यूम 5 है, उसमें उसने क्रांतियों को रोकने का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया है। फिर भी हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसने क्रांतियों का जो रीजंस बताया है और उनको रोकने का जो उपाय बताए हैं, सॉल्यूशंस जो बताए हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है, बहुत यथार्थवादी वर्णन उसने दिया है। प्लेटो की तरह, अपने गुरु की तरह वो आइडियलिज्म की दुनिया में नहीं घूम रहा है। तो इसीलिए मैक्सी नाम के थिंकर क्या कह रहे हैं कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस क्रांति के जहर के प्रतिकार के लिए क्रांति को क्या मान रहा है, मैक्सी जहर मान रहा है। क्रांति के जहर के प्रतिकार के लिए मतलब उसके खिलाफ इससे ज्यादा और रिलायबल उपायों का डायरेक्शन नहीं दे सकता है जो अरिस्टोटल ने डायरेक्शंस अपनी किताब पॉलिटिक्स में दिए हैं। मैक्सी ये कह रहा है कि रिवॉल्यूशन एक तरह का जहर है और इसको रोकने का इससे ज्यादा और रिलायबल उपाय और कोई नहीं हो सकता है, जो अरस्तु अपनी किताब में लिख करके चले गए हैं। तो पॉलिटिक्स के जो भी पेजेस हैं जिनमें क्रांति का डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे जो नेता हैं उनके लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर हैं, सब के लिए आने वाले बहुत से एजेस तक हैंडबुक मतलब डायरेक्शन का काम करेंगे, मतलब बहुत यूजफुल है। इसीलिए हम लोग अभी भी एरिस्टोटल के रिवॉल्यूशन के बारे में विचार पढ़ रहे हैं, जबकि एरिस्टोटल कितनी हजारों साल पहले का थिंकर है कि नहीं? एरिस्टोटल का कब जन्म हुआ था बताओ? तो कम से कम 2500 साल पहले की बात है ना, कि बीसी में है। ये तुम सर्च करो और इसका ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तुम लोग का 5 मार्क्स का जो आता है उसमें यही सब आएगा। प्लेटो का जन्म कब हुआ, एरिस्टोटल का कब हुआ, डेथ कब हुआ, इन लोगों की मेन बुक्स कौन सी है, कौन उसका गुरु था, कौन ये किसका शिष्य, कौन किसका डिसाइपल था, फिर ये कौन से स्टेट का था। तो ये सब पूरा तुम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक कॉपी बना लो, क्योंकि 5 नंबर का यही आएगा। और सिर्फ ग्रेजुएशन ही तो नहीं करना है ना तुम लोग को, आगे तो तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी काम आएगा मैम। 10 नंबर का आता है। अभी तो इंटरनल की बात करो ना, इंटरनल में उसमें 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 5 नंबर का लिखना रहता है, जी मैम। समझे? तो 5 नंबर का रहेगा। और बाकी जो अगर यूपीएससी, जेपीएससी और ये सब यूपीपीसीएस अगर दोगे, तो कोई भी एग्जाम दोगे, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो का आंसर तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। तो इसके लिए तुम लोग एक कॉपी बना लो, उसमें सारा लिख करके रखो, ताकि उसको रिवाइज करते रहोगे तुम लोग आगे चल के हमेशा, है ना? वो कॉपी तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंट, जब तक कोई अच्छी जॉब में तुम लोग नहीं आ जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई का मकसद क्या है? एक तो है कि पढ़ाई का मकसद ये है कि नॉलेज होगा,
एजुकेशन जो है तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा, तुमको एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में सोसाइटी में प्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ एक अच्छा जॉब हासिल कर सके हम, तो इसके लिए तो तुम लोग को अच्छे से सब सारा रखना पड़ेगा ना, डेटा, एक एक इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा कि नहीं, जी मैम। बताओ। जी मैम। तो इसमें जो है